This video is about Gen Z and their issues. और Gen Z के इश्यूज अगर अवॉइड किए जाएं तो वो किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं। ये एक इंसिडेंट जो फ्लोरिडा में हुआ जिसमें एक 18 साल का टीनेजर निकोलस क्रूज इन्वॉल्व था, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। निकोलस क्रूज ने क्या किया था इस पर मैं बाद में आता हूँ, पर पहले बात करते हैं जेन ज़ी की। अब जेन ज़ी वो जनरेशन है जो इंटरनेट, सोशल मीडिया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन और कॉन्स्टेंट कंपैरिजन के बीच में बड़ी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद ये जनरेशन इतनी स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड और इतनी एंशियस क्यों है। इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या होता है, इंटॉलरेंस का क्या मतलब है, सोशल मीडिया का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, डिप्रेशन और एंजाइटी सिम्टम्स और रियलिटी का फ़र्क क्या है, फैमिली एंड सोसाइटी का प्रेशर और ये सब मिलकर किस तरह जेन ज़ी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ धकेल रहे हैं। साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या होता है? साइकोलॉजिकल बिहेवियर का मतलब है इंसान का सोचने का तरीका, इमोशंस को हैंडल करना, रिएक्शन देना जब चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक ना हो। जेन ज़ी का साइकोलॉजिकल बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स इंस्टेंट चाहिए, पेशेंस कम होता जा रहा है उनमें और वैलिडेशन लाइक्स, कमेंट्स और शेयर से मिलती है। और फिर जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। इंटॉलरेंस क्या है और जेन ज़ी में क्यों बढ़ रही है? इंटॉलरेंस का मतलब है मुझे सिर्फ मेरी बात ठीक लगती है। जेन ज़ी में इंटॉलरेंस बढ़ने की वजह इको चैम्बर्स यानी सिर्फ अपनी सोच जैसी चीज़ों को देखना और समझना, कैंसल कल्चर, दूसरों को सुनने के बजाय उन्हें रिजेक्ट कर देना, इंस्टेंट एंगर, छोटी सी बात पर एक एक्सट्रीम रिएक्शन। और जब इंसान में टॉलरेंस कम होती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगते हैं, रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, लोनलीनेस इंक्रीज होती है और लोनलीनेस आपको डायरेक्टली ले जाती है डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ। सोशल मीडिया का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो जेन ज़ी के ऊपर है वो काफ़ी डिफरेंट है। सोशल मीडिया ने जेन ज़ी को कंपेयर करना सिखा दिया है, परफेक्ट लाइफ का एक इल्यूजन दे दिया है। दूसरों की हर पोस्ट के पीछे फिल्टर्स, फेक हैप्पीनेस, सिलेक्टिव सक्सेस देखकर ये लोग भूल जाते हैं कि कंपैरिजन इज द बिगेस्ट थीफ ऑफ हैप्पीनेस। जब कोई अपनी लाइफ को दूसरों की इंस्टाग्राम वाली फेक लाइफ से कंपेयर करता है तो उसे लगता है कि दूसरों की लाइफ उससे बेहतर है। इससे उसकी अपनी सेल्फ एस्टीम गिरती है, उन्हें लगता है मैं इनफ नहीं हूँ या मैं लूज़र हूँ। डिप्रेशन सिर्फ एक उदासी नहीं है और एंजाइटी सिर्फ टेंशन नहीं है। जेन ज़ी में आजकल ये कॉमन सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं जिनमें से ओवर थिंकिंग, नींद का ना आना, हर वक्त का गिल्ट, खुद को आइसोलेट कर लेना और हर चीज़ से थक जाना बहुत कॉमन है। अब मसला ये है कि जेन ज़ी इमोशंस को समझने के बजाय उन्हें सप्रेस करती है और सप्रेस्ड इमोशंस इवेंचुअली एक्सप्लोड ही होते हैं। ये अंदर ही अंदर इंसान को डैमेज और वीक करते हैं और डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार बनाते हैं। ऐसा ही निकोलस क्रूज के साथ हुआ। वो एक एडॉप्टेड चाइल्ड था, अनस्टेबल फैमिली एनवायरनमेंट और बचपन से ही उसके बिहेवियरल इश्यूज थे। स्कूल रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्रेसिव बिहेवियर, सोशल आइसोलेशन, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, ये सब उसके बिहेवियर में बहुत कॉमन थी। उसके टीचर्स और क्लासमेट्स कहते थे वो अक्सर अकेला रहता था और गुस्सा उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका था। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक निकोलस के अंदर कई वार्निंग साइंस मौजूद थे जिनमें डिप्रेशन, एक्सट्रीम एंगर इश्यूज, लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन, रिजेक्शन सेंसिटिविटी। उसे कई दफ़ा स्कूल से सस्पेंड किया गया लेकिन प्रॉपर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई। 14 फरवरी 2018 को क्रूज ने अपने ही स्कूल को टारगेट किया और 17 लोगों को मार दिया जिनमें 14 स्टूडेंट्स और 3 स्टाफ मेंबर्स थे। I am very sorry for what I did and I have to live with it every day. And that if I were to get a second chance, I will do everything in my power to try to help others. And I am doing this for you, and I do not care if you do not believe me. And I love you, and I know you don't believe me, but I have to live with this every day. And it brings me nightmares, and I can't live with myself sometimes, but I try to push through because I know that's what you guys would want me to do. I hate drugs, and I believe this country would do better if everyone would stop smoking marijuana and doing all these drugs and causing racism and violence out in the streets. I'm sorry, and I can't even watch TV anymore. And I'm trying my best to maintain my composure, and I just want you to know I'm really sorry. And I hope you give me a chance to try to help others. If I believe it's your decision to decide where I go and whether I live or die. Not the jury's. I believe it's your decision. I'm sorry. क्रूज थोड़ी देर बाद ही अरेस्ट हो गया और इवेंचुअली कोर्ट ने कहा ये एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल था, लेकिन उसे कई मौके मिले जहां इंटरवेंशन हो सकती थी और उसे हेल्प किया जा सकता था अगर टाइम पर ध्यान दिया होता।
Nicholas Cruz's response to questions from the judge, a no ma'am and yes ma'am. Yes, ma'am. His calm demeanor a far cry from what prosecutors say happened at dismissal time at Stoneman Douglas High School. The FBI is looking into a September 2017 item on YouTube where a person with his name posted, "I'm going to be a professional school shooter." No other information was included with that comment, which would indicate a time, location, or the true identity of the person who made the comment. Other potential red flags: Cruz's suspension from school for bringing ammunition to class and his expulsion for disciplinary reasons. And then there are his social media posts that include guns and knives and other posts about wanting to shoot people with my AR-15, the same gun used in Parkland. आखिरकार क्रूज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई। अब ये सिर्फ निकोलस क्रूज की कहानी नहीं है, ये कहानी है निगलेक्टेड मेंटल हेल्थ की, ब्रोकन सपोर्ट सिस्टम की और उन वार्निंग साइंस की जिन्हें इग्नोर कर दिया गया। There are many questions tonight about Nicholas Cruz's history, and first and foremost, were there red flags that someone should have spotted? हर गुस्से वाला बच्चा क्रिमिनल नहीं होता, हर डिस्टर्ब्ड माइंड वायलेंट नहीं होता, लेकिन जब मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया जाए, इंटॉलरेंस को ग्रो होने दिया जाए और हेल्प को डिले किया जाए, तो नतीजा यही होता है। प्रिवेंशन पनिशमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है। जेंजी और आज के यूथ और उनकी फैमिलीज़ के लिए ये केस एक डेंजरस रिमाइंडर है। जेंजी पर सोसाइटी और फैमिली का काफ़ी प्रेशर होता है, जिसमें करियर का प्रेशर, सक्सेस का, शादी का, कंपैरिजन का, लेकिन उनकी इमोशनल सपोर्ट कम होती जा रही है। पेरेंट्स कहते हैं हमारे टाइम पर तो ये सब नहीं होता था, एंड दिस इज़ वेयर पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि अब वक्त बदल गया है, दुनिया बदल चुकी है और आजकल की प्रॉब्लम्स और इश्यूज डिफरेंट हैं। लेकिन अब इन सब प्रॉब्लम्स का जेंजी के पास क्या सोल्यूशन है? वो क्या कर सकते हैं अपनी इन प्रॉब्लम्स के लिए? एज इंडिविजुअल्स वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें, सोशल मीडिया डिटॉक्स करें या एटलीस्ट कम यूज़ करें, अपनी बाउंड्रीज को सेट करें और थेरेपी को टैबू नहीं समझें। लेकिन थेरेपी की ज़रूरत हर किसी को है, ये भी ज़रूरी नहीं है। इसे फैशन और ट्रेंड ना बनाएं, बट इफ़ नीडेड तो फिर आपको थेरेपी कंसिडर भी करनी चाहिए। एंड हाउ देयर फैमिलीज शुड सपोर्ट देम, उनको सुनना सीखें, उनको जज कम करें, उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, उनके लिए एक इमोशनल सेफ स्पेस क्रिएट करें जहां पर वो आपसे अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें बगैर ये सोचे कि हमें कोई जज करेगा। एंड एज अ सोसाइटी वी शुड प्रमोट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें। ये नहीं होता कि अगर आपको किसी की कोई बात नहीं अच्छी लग रही तो आप उस इंसान को डिस्कार्ड कर दें। लेकिन इख्तलाफ राय होना कोई बुरी बात नहीं है। याद रखें, स्ट्रॉन्ग वो नहीं होता जो बर्दाश्त करे, स्ट्रॉन्ग वो होता है जो हेल्प मांग सके। जेंजी वीक नहीं है, बस ओवरलोडेड है। साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इंटॉलरेंस का डायरेक्ट लिंक इमोशनल इंस्टेबिलिटी, डिप्रेशन और एंजाइटी से। अगर हम टॉलरेंस, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग वापस ले आए अपने अंदर, तो ये जनरेशन सर्वाइव नहीं करेगी, थ्राइव करेगी।